जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो 2024 का यूपी पीसीएस का जो भी क्वेश्चन पेपर है उसको हम लोगों ने एक वीडियो में डिस्कस किया था, पॉलिटी सेक्शन को। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंट सेक्शन को। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, सतत विकास, इसके ऊपर प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ही आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलता है इस टॉपिक से, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ तक कि कभी आप इंटरव्यू स्टेज पर भी पहुँचेंगे तो वहाँ पर भी आपको इससे जुड़े हुए सवाल पूछे जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कल हम लोग कल परसों में एक वीडियो आपको मिलेगा, वो बेस बनाते हुए वीडियो मिलेगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हिस्ट्री को जानेंगे, कैसे ये सतत विकास की बातें उठी हैं प्रीलिम्स में। आजकल उसके इतिहास से भी सवाल पूछा जा रहा है, 2024 में भी पूछा गया, उसके पहले भी पूछा गया, वो हम लोग देखेंगे। तो उसमें आपको डिटेल तरीके से सारे गोल्स भी दिखेंगे और हम उसे कैसे याद कर सकते हैं, एक स्टोरी के माध्यम से हम लोग याद करेंगे और उसके इतिहास को भी देखेंगे। कोशिश करेंगे एक वीडियो में कंप्लीट हो जाए, हो गया तो ठीक है, वरना 2 वीडियो में आपको बता देंगे, वो हो जाएंगी चीज़ें, उसको हम लोग फिर देखेंगे। अभी हम लोग देखते हैं, स्टार्ट करते हैं 2024 का जो इन्वायरमेंट का सेक्शन है उसको देखते हैं। सबसे पहला सवाल जो ये इस पेपर में 9वें नंबर का क्वेश्चन था, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है इकोलॉजिकल नीशे के बारे में, जिसे हम लोग बोलते हैं पारिस्थितिकीय निकेत। इकोलॉजिकल नीशे है क्या, पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, फिर आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत टफ नहीं होगा। कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी, जैसे कि मान लीजिए बाघ है, किसी भी तरह का मान लीजिए कोई जीव जंतु है, वो जंगल में रह रहा है। अब वो जंगल में क्या खा रहा है, दूसरे जानवरों के साथ कैसे मिल रहा है, क्या वो उनका शिकार कर ले रहा है या साथ में रह रहा है, कहाँ पर रह रहा है, क्या खा रहा है और किसके साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, इन सारी चीज़ों को जब आप समझने की कोशिश करते हैं तो वो उसका इकोलॉजिकल नीशे होता है, मतलब पारिस्थितिकीय निकेत। निकेत का मतलब आपको पता है, घर से है, तो आप घर में कैसे रह रहे हैं, किसके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, कहाँ पर सो रहे हैं, आपका किचन कहाँ है, ये सारी चीज़ों को जब आप समझने की कोशिश करते हैं तो वो आपका इकोलॉजिकल नीशे है। आप भी अपना कुछ घर में काम करते हैं, फंक्शनल रोल है आपका। तो उसी तरीके से हर ऑर्गेनिज्म का क्या फंक्शन है इन्वायरमेंट के अंदर, वो हमें इकोलॉजिकल नीशे यानी कि पारिस्थितिकीय निकेत से पता चलता है। अब आप पहला लाइन देखिए, डोमिनेंट स्पीसीज ऑक्यूपाई एक्सटेंसिव एंड ब्रॉडर इकोलॉजिकल नीशे। इसका मतलब ये है, देखिए कुछ स्पीसीज जो होती है वो प्रबल प्रजातियाँ होती हैं, डोमिनेंट स्पीसीज होती हैं। डोमिनेंट स्पीसीज का मतलब क्या है, हावी रहेंगी दूसरे जानवरों पर। जैसे कि बाघ, अब क्या जंगल में शेर है, लॉयन है, जैसे गिर जंगल में, हर मैक्सिमम जंगलों में आपको बाघ देखने को मिलेगा। अब बाघ का शिकार कौन करेगा, अब वो साहिल और ये सब एग्जाम्पल मत लाएगा बीच में किसी को। बाघ का शिकार कौन करेगा, बाघ का शिकार करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बाघ हावी रहेगा बाकी जानवरों पर, वो है डोमिनेंट स्पीसीज। तो उसका एक्सटेंसिव एंड ब्रॉडर इकोलॉजिकल नीशे होगा, मतलब बाघ जो है वो 40, 50, 60 किलोमीटर तक भी जाके कुछ खा पी सकता है, किसी का शिकार कर सकता है, रह सकता है। जो दबंग इंसान है वो तो दूर दूर तक रह सकता है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, गलत पूछा है आपसे। उसी तरीके से दूसरा स्टेटमेंट क्या है, नंबर ऑफ स्पीसीज बिकम लार्ज इन इकोलॉजिकल नीशे ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम इफ रिसोर्सेज आर सफिशिएंट। अगर रिसोर्सेज, खाने पीने की चीज़ें, जो भी संसाधन है वो एकदम प्रचुर मात्रा में, भरपूर मात्रा में सफिशिएंट है, तो जाहिर सी बात है कि उस पर निर्भर जो जीव जंतु हैं, स्पीसीज हैं, जो प्रजातियां हैं, वो बढ़ जाएंगी। आज 10 हिरन के खाने के लिए जंगल में संसाधन है, कल को आपके जंगल में 100 हिरनों के खाने के लिए संसाधन होगा, तो हिरन के भी तो जनसंख्या बढ़ जाएगी, क्योंकि आपस में प्रतिस्पर्धा ही नहीं है, कंपटीशन ही नहीं है, सब मिल बांट के खाओ पियो, क्या दिक्कत है। तो ये दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। चौथा देखिए, डोमिनेंस ऑफ सिंगल स्पीसीज बिकम्स मिनिमम इफ द रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्विटेबल इन अ हैबिटेट। अगर कहीं पर भी जानवरों के रहने के आसपास, निवास के जगह पे, स्थान पर, जंगल में आपने पर्याप्त संसाधन मुहैया कराया है, खाने पीने की कोई कमी नहीं है, पानी की कोई कमी नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा मत करो, तो फिर एक स्पीसीज का डोमिनेंस कहीं ना कहीं कम हो जाता है। एक स्पीसीज का डोमिनेंस इसलिए कम हो जाता है कि वहाँ पर सभी जानवरों के खाने पीने के लिए बहुत भरपूर मात्रा में खाना पीना है, तो क्या ज़रूरत है प्रतिस्पर्धा करने का, लड़ने झगड़ने का। अब बाघ को हिरन चाहिए, उसको कुछ हिरन मिल गए हैं, लेकिन हिरन और बाकी जानवर आपस में क्यों लड़ाई करें। जो सिंगल स्पीसीज का डोमिनेंस है वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है जब संसाधन जो है आप बराबर तरीके से बांट देते हैं। 10 शेर हैं, 10 के लिए खाने पीने की व्यवस्था है, तो उनका वर्चस्व कहीं ना कहीं कम होगा, क्योंकि जो खाने पीने के लिए बाघ 100 किलोमीटर दूर तक जाता हिरन को ढूंढते हुए, वो उसको 2 ही किलोमीटर में मिल गया।
तो अब उसका वर्चस्व 100 किलोमीटर में नहीं है, अब उसका वर्चस्व शायद 2-3 किलोमीटर में ही होगा, क्योंकि उसको सारा खाना पीना 2-3 किलोमीटर की मेहनत में मिल जा रहा है। तो अब क्या है, उसका कहीं ना कहीं जो वर्चस्व है वो कम होता हुआ आपको नजर आएगा। तीसरा स्टेटमेंट क्या लिखा है, नंबर ऑफ स्पीसीज बिकम्स स्मॉल इन इकोलॉजिकल नीचे इफ रिसोर्सेस आर सफिशिएंट। ये तो गलत हो गया ना। अगर संसाधन जंगल में पानी, खाना पीना सब कुछ सही मात्रा में मौजूद है, तो उस पर निर्भर होने वाले जीव जंतुओं की जनसंख्या कैसे कम हो जाएगी? कम तब होती जब प्रतिस्पर्धा होता, पानी की कमी हो जाएगी, तो पीने वाले पानी जानवरों के लिए उपलब्ध कम हो जाएगा पीने के लिए, तो उसमें आपस में लड़ेंगे, कुछ लड़ के मर जाएंगे, कुछ प्यास से मर जाएंगे। लेकिन आपने पानी भी, जंगल में झील और तालाबों की कोई कमी नहीं है, पानी की कोई कमी नहीं है, खाने की कोई कमी नहीं है, जंगल भी भरपूर मात्रा में फल फूल सब दे रहे हैं, तो फिर जानवरों की संख्या बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी, कम थोड़ी होगी। तो बस वही सी ऑप्शन यहाँ से गलत हो जाएगा। अगला देखिए बायोस्फीयर रिजर्व है और ये स्टेट है, ये टफ क्वेश्चन है नहीं, ये आप लोग आराम से कर लेंगे। नोकरेक कहाँ पर है? मेघालय में। मानस कहाँ पर है? आसाम में। और अगस्त्यमलाई केरल में। और सिमलीपाल कहाँ पर है? सिमलीपाल आपका उड़ीसा में है। हो गया, बड़े आराम से आप इसको कर ले जाते हैं, इसमें कोई टफ था नहीं। अच्छा, मैप बना के नेशनल पार्क जो कुछ इंपॉर्टेंट वाले हैं वो हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, बायोटिक सक्सेशन बोल लीजिए या फिर इकोलॉजिकल सक्सेशन बोल लीजिए। इकोलॉजिकल सक्सेशन का हिंदी क्या होता है? पारिस्थितिकी पारिस्थितिक अनुक्रम। ये हम लोग पारिस्थितिक अनुक्रम को क्या बोलते हैं? इकोलॉजिकल सक्सेशन। या फिर बायोटिक सक्सेशन को आप क्या बोलेंगे? जैविक अनुक्रम। सक्सेशन का मतलब अनुक्रम, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? ये आपके सामने 4 ऑप्शन दिया और आपको इसको सही सीक्वेंस में लगाना है। अब इसको सही सीक्वेंस में, करेक्ट सीक्वेंस में आप कैसे लगाएंगे? देखिए, सबसे पहले ये ज्वालामुखी था, ज्वालामुखी के ऐसे ज्वालामुखी फटा और चारों तरफ जो बाहर आता है, देखिए अंदर मैग्मा होता है और जब बाहर आता है तो उसे हम लोग लावा बोलते हैं। लावा आया और उसके कुछ समय के बाद ये ठंडा हो गया तो ये चट्टान बना। अब जब नॉर्मल सा चट्टान बनेगा तो इस चट्टान पे सबसे पहले कोई आएगा, कोई, चाहे वो पौधे के छोटे छोटे बीज हो या फिर मान लीजिए कोई एकदम काई हो, लाइकन्स, मॉसेस जिसको काई बोलते हैं, छोटे छोटे कहीं जीव जंतुओं की शुरुआत होगी। तो जो कहीं से आया है पहली बार, वो माइग्रेशन किया है, जिसको हम लोग बोलेंगे प्रवास। सबसे पहली कड़ी ये आएगी, जुड़ेगी। दूसरा क्या होगा? एकेसिस। एकेसिस को हम क्या बोलते हैं? आस्थापन। एकेसिस में क्या होता है? उसके बाद अगर मान लीजिए यहाँ पर बीज आया था तो बीज अंकुरित होगा, फूटेगा, छोटे छोटे पौधे के रूप में, घास के रूप में उगना शुरू होगा। अगर कोई जीव जंतु आया होगा, मॉसेस, लाइकन्स, उसका कोई एक विकसित रूप आएगा, वो छोटे छोटे कीड़े टाइप के, छोटे छोटे जानवर टाइप के चलना फिरना वहाँ पर शुरू कर देंगे कई साल बाद। ये होता है एकेसिस। अब वो आपस में, सोचिए, जानवर बढ़ गए, पौधे बढ़ गए, तो उनका आपस में जो इंटरेक्शन है या फिर वो जो अगल बगल का जो पर्यावरण को बदलाव करेंगे, मिट्टी में बदलाव करेंगे, उसके न्यूट्रिएंट में बदलाव करेंगे, इन सभी चीज़ों को लेके हम लोग कहेंगे रिएक्शन। अब रिएक्शन शुरू होगा, प्रतिक्रिया होगी और फाइनली क्या होगा? धीरे धीरे, चाहे वो एक पौधे से एक बड़ा सा पेड़ बन के ठहर जाएगा या फिर एक बड़ा जानवर हो जाएगा। अब ये स्टेबल हो जाएंगे, इनका स्थिरीकरण, स्टेबलाइजेशन हो जाएगा। ये बनेगा क्लाइमेक्स स्पीसीज। जैसे मूवी की क्लाइमेक्स होती है ना लास्ट में, कि क्लाइमेक्स सीन क्या था मूवी का, एंड पार्ट। उसी तरीके से चाहे पौधा हो, चाहे जीव जंतु हो, वो एक लिमिट पे पहुंचने के बाद लास्ट में क्लाइमेक्स स्पीसीज बन जाएंगे। ये क्लाइमेक्स स्पीसीज बनने के बाद अब वो ठहराव हो जाएगा। अब एक बड़ा पेड़ बन गया, अब उस बड़े पेड़ से भी अगला बड़ा पेड़ कैसे बनेगा जल्दी? क्योंकि जितना मिट्टी में नाइट्रेट है, खाद है, वो मिट्टी से वो खाना पीना है, जल है, वो पौधा, वो बड़ा बड़ा पेड़ ले रहा है, तो अब अगला पेड़ शायद जल्दी ना आ पाए। या फिर किसी जानवर में, किसी जंगल में बाघ आ गया, फिर लास्ट में जब बाघ तक बात पहुंच गई तो अब बाघ को खाने वाला जानवर कब विकसित होगा? वो भगवान मालिक हैं, अब वो जल्दी आपको पता चलेगा नहीं। तो एक क्लाइमेक्स, एक ठहराव, स्टेबलाइजेशन देखने को मिलेगा। तो अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। सबसे पहले माइग्रेशन, प्रवास होगा, उसके बाद एकेसिस, आस्थापन होगा, उसके बाद रिएक्शन, प्रतिक्रिया होगा, और उसके बाद स्टेबलाइजेशन, स्थिरीकरण होगा। और इस तरीके से आप सीक्वेंस में, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रावस्थाओं का सही क्रम क्या है, इनका सही क्रम जो आपको लगाना है वो यही होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। अच्छा, अब एक चीज़ और,
कि जितने भी क्लाइमेक्स स्पीसीज बनने के पहले जो भी ये जीव जंतु और पौधों में बदलाव आपको देखने को मिला है, बदलाव नहीं मतलब आप समझ लीजिए ये पूरे के पूरे कम्युनिटीज़ का जो सीक्वेंस था, आपने इन सभी को एक साथ ले लिया, तो इनको आप बोलेंगे सेरल कम्युनिटी। क्या बोलेंगे? सेरल समुदाय, सेरल कम्युनिटी। अगर हम इसका डेफिनेशन समझें तो इंटायर सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज़ जो सक्सेसिवली चेंज हुए हैं किसी पर्टिकुलर एरिया में, यानी द इंटायर सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज़ दैट सक्सेसिवली चेंज इन अ पर्टिकुलर एरिया, इनको हम बोलते हैं सेरे या सेरल। यूपीपीसीएस 2020 में पूछा गया था। हिंदी में कैसे सब बोल सकते हैं? किसी विशेष क्षेत्र में क्रमिक रूप से परिवर्तित होने वाले समुदायों के संपूर्ण अनुक्रम को सेरे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए 4 नेशनल पार्क का आपसे नाम दे दिया गया, राष्ट्रीय उद्यान, और बोला गया कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। राजाजी उत्तराखंड में है, बांदीपुर कर्नाटका में है, सिमलीपाल उड़ीसा में है, और पीन वैली जो नेशनल पार्क है ये आपका हिमाचल प्रदेश में है, जम्मू कश्मीर में नहीं है। एक पीन वैली है और एक साइलेंट वैली है। जो साइलेंट वैली है वो आपका केरल में है और जो पीन वैली है वो आपका हिमाचल प्रदेश में। ध्यान रखिएगा। अब ये लाइन देखिए, ये लाइन क्या है? इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज जो है IPCC, इसने ग्रीन हाउस गैस के इमिशन के कटौती के संदर्भ में क्या बोला है? यानी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौती के संबंध में जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज किस पर जोर देता है? इनका जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो है आपका डीप, रैपिड और सस्टेन्ड रिडक्शंस की ज़रूरत है, यानी कि गहरी, तीव्र और निरंतर कटौती की आवश्यकता है हमें, अन्यथा जलवायु परिवर्तन अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच रहा है। क्योंकि जो वैश्विक टेम्परेचर है, वैश्विक औसत टेम्परेचर, ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है, वो कहीं ना कहीं 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड को पार कर रहा है। प्री इंडस्ट्रियल एरा, जो औद्योगिकरण का ज़माना आया था 1750 ईस्वी के बाद से, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आप लोग वर्ल्ड हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, विश्व के इतिहास में, उसके पहले 1750 तक के आसपास का जो इंडस्ट्री आया, इंडस्ट्री की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड भरपूर मात्रा में छोड़ा गया पर्यावरण में। इनके पहले, औद्योगिकरण के पहले जो तापमान था एवरेज निकाला गया, उसकी तुलना में अभी 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर नहीं बढ़ना चाहिए। तो यानी कि 1750 तक के आसपास में जो टेम्परेचर रहा होगा, इन लोगों ने एवरेज से निकाला, उसका 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा वैश्विक औसत टेम्परेचर, ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर नहीं बढ़ना चाहिए। अगर बढ़ गया तो हमें बहुत ज़्यादा बारिश देखने को मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा बाढ़ देखने को मिल जाएगा। अगर बारिश पहाड़ों के क्षेत्रों पे होगी, जैसा कि इस समय हमें देखने को मिल रहा है, पुल पे पुल ध्वस्त हो जा रहा है, गांव के गांव खत्म हो जा रहे हैं। बिहार जिनको देना है BPSC का, वो जवनिया गांव का नाम सुने होंगे, आरा के पास, आरा डिस्ट्रिक्ट में है, जहां पर भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में, आरा डिस्ट्रिक्ट नहीं है, भोजपुर में का हेडक्वार्टर है आरा, तो डिस्ट्रिक्ट क्वार्टर है। तो भोजपुर ज़िले में जवनिया गांव पड़ता है, पूरा का पूरा गांव ही ख़त्म हो गया, बहुत ज़्यादा उसको चर्चित था वो। इस तरीके के सैकड़ों एग्जाम्पल हैं। अभी बादल फटा है, आप लोगों ने चमोली में देखा होगा, उत्तरकाशी में देखा होगा, वैष्णो देवी में भी दुखद घटना हुई, बीच में लैंड स्लाइड हुआ। तो ये सब हमें देखने को मिल रहा है। इसके ये दुष्परिणाम है 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर टेम्परेचर होने का। तो ये बात इन लोगों ने बोली थी। तो दूसरा ऑप्शन सही है। पहला क्या लिखा है? ग्रेजुअल एंड लिमिटेड रिडक्शंस आर इनफ। क्रमिक और सीमित कटौती पर्याप्त है। कहाँ से पर्याप्त है? बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। दूसरी लाइन पहली लाइन को ऐसे ही काट रही है, तो ओनली 2 सही हो जाएगा, पहली लाइन गलत हो जाएगी। आगे देखिए, ये जो कॉन्सेप्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेके, सतत विकास को लेके, इसको हम लोग 1-2 दिन में जो वीडियो आएगा उसमें प्रॉपर तरीके से कवर करेंगे, लेकिन आज हम लोग बेस देख लेते हैं। इसमें लिखा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो पॉपुलराइज किया गया था ब्रूंटलैंड रिपोर्ट के द्वारा, यानी कि सतत विकास की धारणा को ब्रंटलैंड रिपोर्ट द्वारा लोकप्रिय बनाया गया। ठीक है, ब्रंटलैंड रिपोर्ट द्वारा बनाया गया था, ये बिल्कुल ठीक है। ब्रंटलैंड रिपोर्ट के बारे में अगर हम लोग बात करें तो एक बात जान जाइए, 1987 की बात है। ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट था, इन्होंने पॉपुलराइज किया था, इसको कहीं ना कहीं इसकी धारणा को लोकप्रिय बनाया था 1987 में। आप ये ऐसे समझ लीजिए कि ब्रंटलैंड रिपोर्ट को ऑफिशियली कहा जाता है आवर कॉमन फ्यूचर। क्या बोला जाता है? आवर कॉमन फ्यूचर, हमारी साझा भविष्य, हमारा साझा भविष्य। इस तरीके से एक हिंदी में रिपोर्ट, इंग्लिश में रिपोर्ट था, उसका हिंदी रूपांतरण इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो आवर कॉमन फ्यूचर जो है वो पब्लिश होता है 1987 में एक विश्व
आयोग के द्वारा जो कि पर्यावरण और विकास के ऊपर बनाई गई थी, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, वर्ल्ड कमीशन WCED, वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। ये एक बनाया गया था एक आयोग, 1987 में इन्होंने रिपोर्ट बनाई थी। यही ब्रंटलैंड रिपोर्ट थी जिसको आवर कॉमन फ्यूचर बोलते हैं। और इसकी वजह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट का हमें डेफिनेशन मिला था कि डेवलपमेंट, विकास ऐसा होना चाहिए कि आज की जो जनरेशन है, आज की जो पीढ़ी है, उसकी ज़रूरतें तो पूरी हो ही हो, लेकिन जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं उनकी भी ज़रूरत पूरी हो। तो विस्तृत चर्चा इस पर हम लोग करेंगे। तो ये बिल्कुल सही है पहला। दूसरा गलत है, क्योंकि ब्रंटलैंड रिपोर्ट को लिमिट टू ग्रोथ नहीं बोलते हैं, इसका नाम है आवर कॉमन फ्यूचर, हमारा साझा भविष्य। ये लिमिट टू ग्रोथ जो है, ये क्लब ऑफ रोम 1972 में साइंटिस्ट, पर्यावरणविद, बड़े बड़े बिजनेसमैन, इन सब लोगों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया था। उसका नाम था क्लब ऑफ रोम। ये क्लब ऑफ रोम बना था 1968 में, और 1972, 4 साल के बाद उन्होंने लिमिट टू ग्रोथ का मतलब साफ साफ लग रहा है कि हमारे विकास की सीमा है। आप ऐसा विकास मत करिए जैसे आप चाहते हैं कि दिल्ली हमारे देश का, दुनिया का सबसे बेहतरीन शहर हो। पता चल रहा है आज से 20-25 साल बाद वहाँ हवा इतनी दूषित हो चुकी है, अभी दूषित हो चुकी है, इतनी दूषित हो गई 20 साल बाद कि आप सांस नहीं ले सकते हैं, पानी लगभग ख़त्म हो गया। तो अब आप बताइए वहाँ पे विकास कैसे करेंगे? सतत विकास का मतलब ये है कि विकास का जो दौड़ है, विकास की दौड़ है, जो विकास का एक क्रम है, वो रुकना नहीं चाहिए। आज डेवलपमेंट हुआ, आज आप रह रहे हैं, 30 साल बाद रहने लायक शहर नहीं है, तो वो अनसस्टेनेबल है, सतत नहीं है, वो अनसस्टेनेबल है। तो ये कॉन्सेप्ट समझ जाइए, इस पे हम लोग बाद में बात करेंगे अच्छे से। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। ए सही है, आर रॉन्ग है। आगे देखिए, ये इजी क्वेश्चन था, ये आप लोग बड़े आराम से कर लेते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड, भूमि पर रहने वाले पौधे और जानवर को क्या कहते हैं? टेरेस्ट्रियल हैबिटेंट्स, यानी कि स्थलीय निवासी। और इसके बाद ये देखिए, ये करंट अफेयर का न्यूज़ था। इसको सर्च करने पर आप पाएंगे कि मई में ये एक न्यूज़ था उत्तराखंड सरकार के द्वारा। उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री जी थे पुष्कर धामी जी, उन्होंने इस अभियान की शुरुआत की थी कि पिरूल लाओ पैसे पाओ। और ये जो है, दिस इज़ रिलेटेड टू द रिडक्शन ऑफ फॉरेस्ट फायर्स एंड टू प्रोवाइड अ सोर्स ऑफ इनकम टू विलेजर्स। जंगल की आग को कम करने और ग्रामीणों को आय प्रदान करने से संबंधित है। अब इसको जो है, इस अभियान को आप अपने मेंस के आंसर में यूज़ कर सकते हैं। मेंस के आंसर में कैसे यूज़ कर सकते हैं कि कभी भी आप पर्यावरण में कुछ लिख रहे हैं कि जंगलों में आग लग रही है, उस पर सवाल पूछा जा रहा है, आप चाहते हैं कि पर्यावरण, या फिर मान लीजिए पर्यावरण को किस तरीके से आपको बचाना है उसका कोई एग्जाम्पल दें, तो चिपको आंदोलन तो मैक्सिमम लोग लिखेंगे, चिपको मूवमेंट, बिश्नोई आंदोलन, ये तो मैक्सिमम लोग लिखेंगे क्योंकि बहुत लोग पढ़ते हैं। लेकिन आपने ये पिरूल लाओ पैसे पाओ ये लिख दिया, उत्तराखंड सरकार के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, एक लाइन लिख दीजिए, तो उसका एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है। मतलब कुछ नया देखने को मिलता है, कुछ नया करने की जो कोशिश है वो आपको हमेशा आगे ले जाती है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि प्रीलिम्स के फैक्ट को हमेशा आप मेंस में यूज़ कर सकते हैं। तो ये दोनों आंसर बिल्कुल सही था। अब सवाल ये उठता है कि प्रीलिम्स के हिसाब से मान लीजिए कि अगर ये आ गया क्वेश्चन, तो अब आप क्या करेंगे? यहाँ आप दो काम करेंगे, दो काम आपके पास ऑप्शन है। पहला, इस क्वेश्चन को छोड़ के अगर आपने ठीक ठाक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया है, 110 120 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिया है। देखिए, पेपर टफ हो तो भी बहुत अटेम्प्ट नहीं करना होता है क्योंकि निगेटिव हो जाएगा। पेपर मीडियम हो, मॉडरेट हो, इजी तो आना आप खत्म हो चुका है क्योंकि कंपटीशन का लेवल बहुत ज़्यादा है। तो मॉडरेट लेवल का पेपर है, ईजी टू मॉडरेट मान लीजिए, तो भी आप जज्बाती हो कि 130 140 अटेम्प्ट मत करिए। मेरा ऐसा सुझाव है, बाकी आपको जो बेस्ट लगता है वही बेस्ट होता है। 110 115 116 113 118 एक अच्छा अटैम्प्ट है। अगर आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सही हैं तो वैसे भी आप इन हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि पेपर टफेस्ट पेपर आ गया, तो भी क्यों ज़्यादा अटैम्प्ट करना है? 110 112 113 बहुत अच्छा अटैम्प्ट है। तो ईजी टू मॉडरेट हो या टफ हो, दोनों में वो अटैम्प्ट सही होता है। तो अगर आपको रिस्क लेना है तब आप इसमें बोथ के साथ जाइए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, देखिए कुछ केसेस में तो आप गलत हो सकते हैं लेकिन मैक्सिमम केसेस में आपके सही होने का चांस होता है। एग्जामिनर को भी पता होता है, एग्जामिनर जो होते हैं उनको पता होता है कि आपको शायद टेस्ट सीरीज़ में या पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में आपको बोथ 1 और 2 मैक्सिमम सही मिले होंगे उत्तर, लेकिन एग्ज़ाम में जब आपको टिक करना होगा तो वहाँ पर आप रिस्क लेते समय क्या सोच रहे हैं, आप रिस्क ले रहे हैं कि नहीं। ये क्वेश्चन आपके रिस्क टेकिंग मेजर को बताता है, मतलब रिस्क टेकिंग एबिलिटी को बताता है, आपकी इस योग्यता को बताता है कि आप रिस्क लेने वाले इंसान हैं कि नहीं। आपका अगर गट फीलिंग कह रहा है कुछ, तो आप रिस्क लेने को तैयार हैं। सही होगा कि नहीं वो ज़रूरी नहीं कि हर बार आपका बात सही हो, हर बार आपके कदम सही हो, हर बार डिसीजन सही हो। कभी कभी डिसीजन गलत भी हो जाते हैं, बट उस समय आपकी मंशा क्या थी, आपकी सोच क्या थी, ये बात निर्भर करता है। तो इसीलिए कभी कभी
प्रीलिम्स का जो आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होता है वो सिर्फ आपका नॉलेज नहीं टेस्ट करता है, वो आपका एप्टीट्यूड चेक करता है। आप रिस्क ले सकते हैं क्या, उस समय आपकी गट फीलिंग क्या कह रही है, आप कैसे अप्रोच लगाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन पेपर को तो आप क्वेश्चंस को अप्रोच से सही कर सकते हैं। यहाँ आप सोचिए, पिरूल लाओ पैसे पाओ अभियान में पहला स्टेटमेंट क्या आप सही जा सकते हैं कि जंगलों की आग को कम करने का ये एक अच्छा उपाय हो सकता है, और विलेजर्स जो हैं इनकी इनकम को बढ़ा सकते हैं। ये जनरल स्टेटमेंट है, हो सकता है कि ये सही हो। दूसरा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने इस अभियान की शुरुआत की। उत्तराखंड के जंगलों की आग की चर्चा बहुत ज़्यादा हो रही थी पिछली बार, क्योंकि भयंकर जंगल लगे थे। अगर आपको इतना भी याद आ जाता पॉइंट, देखिए मेरे सामने जब ये क्वेश्चन आया था तो मेरा यही अप्रोच था। अब वो काम कर गया तो मैं आप लोगों को इस तरह की बातें बता रहा हूँ, वो एक अलग चीज़ है। इस क्वेश्चन पे काम नहीं किया होता तो शायद मैं आप लोगों को नहीं बताता, लेकिन ये ईमानदारी सी चीज़ें हैं, ये एक्सेप्ट करने वाली है। बट बात ऐसा है कि ये चीज़ें क्यों सही हो जा रही है, क्योंकि कभी कभी आपको ऐसा सोचना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में कोई आइडिया नहीं है। पहला स्टेटमेंट जनरलाइज है, जो सही हो सकता है, सरकार ऐसा सोच सकती है। दूसरा, उत्तराखंड में जंगलों की आग सबसे अधिक लगती है, उसकी न्यूज़ बनती है, हो सकता है कि ये स्टेटमेंट सही हो जाए। दोनों के साथ जाइए और दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर आपको रिवॉर्ड मिल गया। तो कभी कभी रिस्क लेना आपको रिवॉर्ड दिलाता है। ये क्वेश्चन देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट टारगेट है, इसीलिए मैंने आप लोगों से कहा कि एसडीजी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके सारे फैक्ट आप मेंस में यूज़ कर सकते हैं। एजुकेशन का आंसर लिख रहे हैं, एसडीजी 4 लिख दीजिए। चलिए, इसका आंसर मिल गया आपको। इसी तरीके से भूखमरी पे लिख रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को लिखिए। उसी तरीके से जैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, डीपीएसपी, जो आप लोग राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ते हैं, इसका भी वही हालत है। इसमें भी आपको यही करना होता है। क्या करना होता है, इनके आर्टिकल्स को, इनके पॉइंट को, अच्छी बातों को आप बाकी आंसर में यूज़ कर लीजिए। तो गोल 4 क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट टारगेट का? क्वालिटी एजुकेशन। हमें बेहतर शिक्षा मिलनी चाहिए, बेहतरीन शिक्षा, एक बेहतर अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, उसी से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ सवाल आपसे प्रैक्टिकल पूछ लिया कि आप क्या क्या कदम उठा सकते हैं कि गोल 4 जो है एसडीजी का वो पूरा हो जाए। पहली बात तो आपको गोल 4 पता होना चाहिए। गोल 4 क्या है? क्वालिटी एजुकेशन। चलिए, ये एग्ज़ाम में आपको याद आ गया। दूसरा, अब आपको वो चीज़ सोचनी है इस ऑप्शन में जिससे कि आप शिक्षा को बेहतर बना सकें। तो देखिए, मेकिंग एजुकेशन फ्री एंड कंपलसरी, शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य बनाना। ठीक है, करिए, शिक्षा को बढ़ावा दीजिए, एजुकेशन का प्रचार प्रसार करिए, ये मैच कर रहा है गोल से। इम्प्रूविंग बेसिक स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एम्ब्रेसिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, कहीं ना कहीं स्कूल के बुनियादी ढांचे में सुधार करिए और डिजिटल परिवर्तन को अपनाइए। ये भी सही है। इसमें स्कीम भी है बहुत सारे। कायाकल्प, ऑपरेशन कायाकल्प हुआ था अपने उत्तर प्रदेश में, वहाँ से पढ़ लीजिए, वो आपका स्कीम काम आ जाएगा। एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोग्राम्स, अब देखिए इसका क्या लेना देना है। यहाँ शिक्षा बढ़ाने की बात हो रही है, आप बोल रहे हैं कृषि कार्यक्रमों का विस्तार, तो 1, 2 सही और 3 कट कर दीजिए। अभी यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन एग्जाम में आपका टाइम बच जाएगा। आपने 3 को कट किया, 3 को कट किया, 1, 2 यहाँ मिल रहे हैं, आंसर ये मिला, बढ़ जाइए अगले क्वेश्चन पे। कोई ज़रूरत नहीं है इसमें इससे ज़्यादा। 4th ऑप्शन क्यों पढ़ना है? 4th ऑप्शन पढ़ने की भी ज़रूरत है नहीं है। इस तरीके से आप बच जाएंगे। अब आप चारों पढ़ रहे हैं ऑप्शन, फिर ऑप्शन देखेंगे। क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के पहले आपको ऑप्शन पढ़ना है। इस पे भी हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, जब 1 हफ्ता रह जाएगा एग्जाम का, कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है। ऐसे अटेम्प्ट करना होता है। चौथा क्वेश्चन मैंने आप लोगों के सामने चौथा ऑप्शन नहीं पढ़ा, पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। 1, 2 सही हुआ, मिलाइए, ओनली 1 गलत। 1, 2, 3, 4, बाकी 3 में 1, 2 है, यानी कि हमें तीसरे पे आना पड़ेगा। एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोग्राम्स नहीं, हटाइए। 1, 2, 3 बी और डी खत्म, तो आपके पास ऑप्शन बचा ए। अब 4th ऑप्शन पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना पढ़ेंगे ना दिमाग लगाएंगे। कम से कम 7 सेकंड भी बचा तो दूसरे क्वेश्चन पे 7 सेकंड लगाइए, हो सकता है वहाँ सही हो जाए। ऐसे आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। चलिए ठीक है, एनवायरनमेंट का ये सेशन कंप्लीट करते हैं हम लोग। काफ़ी लंबा डिस्कशन भी हो गया, उम्मीद है आपको इससे कुछ फ़ायदा हुआ होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके इतिहास के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, वहाँ तक बात कैसे आई, और चर्चा में थोड़ा सा हिस्सा ले लिया करिए आप लोग, जो बोर्ड पे हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि चीज़ें सुनने से, समझने से बहुत अच्छे तरीके से दिमाग में याद रहती हैं। और बाकी आप पढ़ेंगे तो आपको भी फ़ायदा होगा, आपको लगेगा कि अरे ये बातें सुनी भी लग रही हैं, ये बातें समझी भी लग रही हैं, शायद हमने कहीं सुना हुआ इस बात को। तो ये PDF जो है वो GSN करंट वॉरियर के टेलीग्राम ग्रुप में आप लोगों को शेयर कर दिया जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और बाकी इन्वायरमेंट का ये अपना कंप्लीट होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे एक डिटेल वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा, और एक DPSP पे भी। DPSP पे भी बहुत सारे लोगों ने कहा है कि उसको एक बार बता दीजिए, तो हम लोग एकदम क्रिस्टल क्लियर तरीके से शॉर्ट में चीज़ों को पढ़ेंगे, समझेंगे। रिवीजन के लिए स्टैटिक और करंट दोनों कवर करना है, और
करंट में जल्दी आप लोगों को वीडियोस मिलना स्टार्ट हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, हमारे पास 40 दिन है लड़ने के लिए, हम लोग फाइट करेंगे और 2025 का जो प्रीलिम्स है उसको अच्छे मार्क्स से क्लियर करेंगे, ताकि 5-5.5 महीना जो मेंस के लिए आपको मिलने वाला है, बिल्कुल 5-5.5 महीने से कम का समय नहीं मिलेगा मेंस के लिए। तो अगले ही दिन से 1-2 दिन का रेस्ट लेके फिर हम लोग मेंस के लिए लगेंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।